बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़े बड़े लतीफ़े हो रहे हैं। अभी एक लतीफ़े से जान छूटती नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने एक फ़ोटो लगा दी अपने ट्विटर अकाउंट पे और वहाँ का कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना, और उसके बाद जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं लगाई गई। हर जगह पे लोगों ने उसको पोस्ट किया और बड़ा मजाक बना PMLN का। मरीम नवाज साहिबा ने एक नया मजाक किया है, एक नया लतीफ़ा है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ज़रा एक लाइटर ख़बर है जहाँ से बातचीत को शुरू करेंगे और फिर बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास आपको देने के लिए। एक डेटा भी है बड़ा ख़ास, वो भी आपको देते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरीम नवाज साहिबा ने अब ट्वीट क्या किया है। उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें सैकड़ों लोग उनकी गाड़ी के आसपास खड़े हैं और वो मरीम नवाज साहिबा का इस्तकबाल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि टोटली अनप्लैंड, बिल्कुल कोई प्लानिंग या मनसूबाबंदी नहीं थी, एंड स्पॉन्टेनियस, और ये अचानक हुआ है और बेसाख्ता हुआ है। काट मी बाय अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, हैरत अंगेज तौर पे इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वी वर क्रॉसिंग कहोटा, हम कहोटा को क्रॉस कर रहे थे, ऑन आवर वे टू कोटली आज़ाद जम्मू कश्मीर व्हेन आई चांस्ड अपॉन दिस। ये सब कुछ तब हुआ जब हम क्रॉस कर रहे थे कहोटा को और ये अचानक लोग आ गए और उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। और इसके बाद उन्होंने कहा इंडेप्टेड टू यू फॉर योर अनप्रेसिडेंटेड लव, आपका जो एक शानदार किस्म का प्यार का जज्बा है उसके लिए मैं आपकी कर्जदार हूँ। ये मरीम नवाज साहिबा ने कहा और उन्होंने कहा जी अब इसका लुब्बे लबाब आप समझे ज़रा आसान उर्दू में। वो ये कह रही हैं कि वो इतनी बड़ी लीडर बन गई हैं कि वो जहाँ से गुजरती हैं अचानक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी मैंने ट्रैवल किया है लीडर्स के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी किया है, मैंने इमरान खान के साथ भी किया है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी ट्रैवल किया है। यानी जब ये जा रहे होते हैं तो काफ़िले में मीडिया की गाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ हम भी थे, बतौर रिपोर्टर मैं जाता रहूँ। तो उन लोगों को कभी इतनी बड़ी सहूलत नहीं मिली बगैर प्लानिंग के, जितनी बड़ी ये फैसिलिटी और सहूलत जो है ये मरीम नवाज साहिबा को मिल रही है। और ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लीडर बन के उभर रही हैं। अभी उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा लीडर पेश ही किया था और अभी उन्होंने ये क्लेम किया ही था ताज़ा कि जो इस्तकबाल करने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी बंदे ऐसे इकट्ठे करते रहे, इतनी मुश्किल से हमने बंदे इकट्ठे किए करके उनको गाड़ियों में भर के यहाँ पे लेकर आए कोटा में इस्तकबाल करने के लिए। तो ये बीबी कह रही है कि अचानक लोग इधर उधर से निकल के आ गए और उन्होंने आगे इस्तकबाल कर दिया। वो हमारे पैसे, हमारी मेहनत, वो सारी खूह खाते हो गई। तो उन्होंने चुप करके सोशल मीडिया पे वो लेटर डाल दिया जो शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको लिखा था आज से चंद दिन पहले। ये 9 तारीख को लिखा था लेटर जी, 9 तारीख को, 9/7/2021 का लेटर है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुबैना तौर पे साइन है। कहते क्या है शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन साहब अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये लेटर जो है ना, ये एक फार्मूला लेटर है। इसमें 3 जगह खाली हैं, एक नाम वाली, एक तारीख वाली, एक मुकाम वाली। यानी किस जगह पे आना है, किस शख्स को मुखातिब करना है और किस तारीख को करना है, ये 3 जगह खाली है। यानी एक लेटर लिखा हुआ है और उसकी बहुत सारी फोटो कॉपीज हैं। अब क्योंकि शब्बीर हुसैन साहब कहोटा के लिए जिम्मेदार थे तो उनको लेटर लिखा जा रहा है। मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, यहाँ पे आगे खाली जगह थी, इन्होंने लिखा 13 जुलाई बरोज़ मंगल रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर बरास्ता कहोटा बेवर रवाना होंगी। उम्मीद है कि आप और आपके साथी रास्ते में, फिर जगह खाली है, कहोटा के मकाम पर उनका शान शान इस्तकबाल करेंगे ताकि हम अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से अपनी अकीदत और मोहब्बत का भरपूर इजहार कर सकें। बिलाल यामीन साहब को इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये बहुत सारे लेटर थे, ये इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे भिजवाए थे। कुछ जगह पे लोग आए इस्तकबाल करने के लिए, कुछ जगहों पे नहीं भी आए और कुछ जगहों पे 2-3 प्रोग्राम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। तो ये इस जगह पे बाकायदा ये एक प्लान्ड इस्तकबाल था मरीम नवाज का, जिसके लिए 4 दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लेटर लिखा था और उस लेटर को लिखने के बाद लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और आकर उन्होंने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। एक और झूठ पकड़ा गया, एक और लतीफ़ा है
इसके ऊपर आप हंसें या सर को पीटें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के साथ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, वो जब भी कुछ करती हैं वो उल्टा हो जाता है। यानी उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी उसके बाद निकल आई। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कैलवरी फॉन्ट के अंदर लिख कर दिया, और बाद में पता चला वो था ही नहीं उस वक्त जब उन्होंने लिख कर दिया। कतरी खत लाए, वो भी उड़ गया। वो जो भी चीज़ करती है, यानी पिछले साल उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक क्राउड था बहुत बड़ा, उसके ऊपर अपनी फोटो चिपकाई और नीचे लिख दिया शुक्रिया लाहौर। वो क्राउड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर डिलीट करना पड़ा। अभी मियां नवाज शरीफ की फोटो पोस्ट कर दी, और अब ये, यानी इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें करती हैं बगैर सोचे समझे। और फिर ये लेटर सामने आ गया, और इस लेटर के अंदर बाकायदा ये सबूत है कि मरीम नवाज साहिबा के जितने भी इस्तकबाल हो रहे हैं वो सारे प्लान्ड हैं। वर्कर्स को बाकायदा फंडिंग होती है, उसके बाद वो इकट्ठा करते हैं लोगों को, वो उनको वहाँ लेकर आते हैं, और फिर एक इस्तकबाल होता है। तो ये पॉलिटिकल तरीका है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ऐसे करती थी, इमरान खान साहब के लोग भी ऐसे ही करते हैं। यानी खान साहब ने यहाँ से इतने बजे गुजरना है, यहाँ इस्तकबाल। लेकिन इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? लोग आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। अब ये झूठ बोलना कि अचानक मैं गई तो अचानक लोगों को कुछ जादूगर हैं लोग, उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे मरीम नवाज आने वाली हैं, या अचानक एकदम आ जाएंगी और एकदम लोग इकट्ठे हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। लोगों को बेवकूफ़ सिर्फ उतना बनाना चाहिए जितना लोग बनने के लिए आमादा हो जाएं, लेकिन ये एक स्टेप आगे निकलने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। एक डाटा आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये जो केस है रिंग रोड का, बल्कि पहले रिंग रोड के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें 3 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है उस 6 रुकनी JIT ने, जिसमें गौहर नफीस मौजूद थे एंटी करप्शन के। गौहर नफीस ने यह ब्रीफिंग दी, और उसके बाद 3 बंदे हैं, कमिश्नर रिटायर्ड, कैप्टन रिटायर्ड महमूद जो वहाँ पे कमिश्नर थे, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। वसीम ताबिश गिरफ्तार कर लिया गया, लैंड एक्विजिशन कमिश्नर थे, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मोहम्मद अब्दुल्ला। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी गई है। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ कि वसीम अली ताबिश के बेटे और बहू, इनके नाम पे लाहौर में हाल ही में 12 प्लॉट्स खरीदे गए हैं। ये करोड़ों रुपए इनके पास कहाँ से आया, इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 50 से ज़ायद ऐसे लोग हैं तगड़े, जिनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, लैंड माफिया भी है, जिन्होंने बहुत सारी ज़मीनें खरीदी हैं, जो मुस्तफ़ीद हुए और उन्होंने अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया। गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। लैंड माफियाज हैं, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। ये सारी कहानी वैसे ही है जैसे हमने इसको ब्रेक किया था। सबसे पहले रिंग रोड का जो करप्शन का सारा मामला था, वो हमने आपको एक स्टोरी में बताया था। फिर आपको हमने बताया था कि इसमें 2 मिनिस्टर भी हैं, लेकिन बाद में और अभी भी ये JIT ने मिनिस्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहा। आसान भी नहीं होता मिनिस्टर्स के बारे में चीज़ें खोल कर ला के सामने रख देना, ख़ास तौर पे उस वक्त जब हुकूमत बहुत कमज़ोर हो। लेकिन 2 चीज़ें दोनों मिनिस्टर्स के बारे में मैं कह दूँ जिन पे मैं कायम हूँ। नंबर 1, सरवर खान के असासे अगर चेक करवाए जाएं तो वो उनकी आमदन के साथ मुताबिकत नहीं रखते। उनका बेटा इसमें मुलव्विस था, उसने बहुत सारा पैसा बनाया है इस्लामाबाद में, प्रॉपर्टीज़, बेनामी प्रॉपर्टीज़, और बहुत सारी चीज़ें उनके बेटे के पास हैं। सरवर खान साहब ने कहा था मुझे अदालत में चैलेंज करेंगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, करना चाहें तो कर लें, मैं अपने मौके पर खड़ा हूँ। लेकिन इसमें फिर उनकी इंक्वायरी होगी, उनके पीछे नैब को भी आना होगा, और उनके ये भी पता करना पड़ेगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिन जिन बिल्डिंग्स में उनका बेटा जाता है और रोज़ाना जाता है, और जो फैसल मस्जिद के पास एक कॉर्नर का मकान जो है वो किसका है और वहाँ उनका बेटा क्या करता है, ये सारी कहानियाँ फिर खुलेंगी। और इसके अलावा उनका बेटा रोज़ाना कितना कैश ले जाता था, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये इन्वॉल्व तो थे उसके अंदर, रिंग रोड वाले इशू के अंदर, सरवर खान साहब की फैमिली। अब दूसरी जानिब जो है वो मुझे एक लीगल नोटिस तो भेजा है, लेकिन अदालत में अभी तक आए नहीं। जुल्फी बुखारी ने खबरें भी चलवाई अपने बारे में, झूठी खबरें चलवाई, जिन रिपोर्टरों के जरिए से चलवाई मुझे वो भी पता है। खबर ये चलवाई कि मेरी वजारत मुझे वापस मिलने वाली है। जब ये मोहन सलाई के हलफ उठाने की बात हो रही थी तो जुल्फी बुखारी जो है उन्होंने अपने बारे में खबर चलवाई, लेकिन उनकी वजारत फिलहाल उनको वापस नहीं मिली। हो सकता है मिल जाए। जुल्फी बुखारी जो है वो एक्सपोज कैसे हुए थे मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तो इनकी बहन जो है उन्होंने एक मुकदमा करवाया था 2019 में, उसका सबूत मैं आपको दे चुका हूँ। वहाँ ज़मीनों के अंदर इनके ख़ानदान का ताल्लुक है, और ये नया बनने वाला नक्शा जुल्फी बुखारी और उनके ख़ानदान को फ़ायदा दे रहा था, ख़ास तौर पे उनके ख़ानदान को। और एक और चीज़ इसमें
कि जब कैप्टन महमूद को इमरान खान साहब ने करप्शन करने पे हटाया, जो मुबैना करप्शन उन्होंने की जिस पे उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है, जो 2 नंबरी उन्होंने की, जब इमरान खान साहब ने उनको हटाया तो जो बंदा उसकी सिफारिश के लिए पहुंचा और जिसने सबसे ज्यादा जोर लगाया, यानी ऐसे पहुंचा जैसे खुदा ना खास्ता कोई मरग हो गई है, और ये अल्फाज सुनकर वो खुद पहचान जाएंगे जो सुन रहे हैं कि मैं बात ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जुल्फी बुखारी इमरान खान साहब के पास बड़ी शिद्दत के साथ करप्ट आदमी की सिफारिश लेकर गए और पूरा जोर लगाया कि कैप्टन महमूद को वापस ये ओहदा दे दिया जाए, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि इमरान खान साहब के पास पूरा पोल खुल चुका है और अब प्राइम मिनिस्टर नहीं छोड़ेगा। बहरहाल ये सारे मामले के अंदर ये दोनों लोग मुलव्विस हैं, ये मुझे पता है, नहीं पकड़े जाएंगे ये भी मुझे पता है, क्योंकि डायरेक्टली इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे, किसी कागज पे इन्होंने दस्तखत नहीं किए हुए, कोई पैसा इन्होंने बैंक अकाउंट के जरिए से वसूल नहीं किया हुआ, कोई इस तरह की टीटी या कोई इस तरह का सबूत बराह रास्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नैब कल को चाहे तो आमदन से जायद असासों में और बहुत सारी चीज़ों में इन दोनों मुल्जिमान को टाइट कर सकता है। लेट्स सी इनके साथ होता क्या है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर करप्ट फंसेगा ज़रूर। अब आ जाएं ज़रा, सिंध की एक सूरत हाल है बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचाई है और वहाँ की इंतज़ामिया की कारकर्दगी को बारिश ने बेनकाब कर दिया है, यानी लोग वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे। और इसकी बड़ी वजूहत क्या है? बड़ी वजूहत यह है कि जो दिल करे नक्शा अप्रूव करवा लेता है, जो दिल करे गैर कानूनी तामीरात कर लेता है, थोड़े से पैसे अमले को खिलाते हैं, वहाँ पे सरकारी अमला काम नहीं कर रहा। और जहाँ पे भी ऐसा होगा कि लोग गैर कानूनी तामीरात करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, वहाँ पे बारिशों के बाद ऐसी सूरत हाल बनेगी। कराची में भी यही हुआ ना, गलत तामीरात हो गई, नालों के रास्ते बंद कर दिए, तो फिर यही होगा। जब बहुत बड़े बड़े सैलाब आते हैं तो तब भी यही होता है कि पानी का रास्ता कहीं रोका जाता है, उसके बाद ये हो जाता है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा उस सूरत हाल से गुजर रहा है, एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी और कानून का इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले लोगों के अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए, उनको गैर कानूनी तामीरात करवा देते हैं, उसके बाद उन्हें कहते हैं हटाओ। तो ये पहले दिन से विजिलेंट होना चाहिए उन इदारों को जिनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन वो पैसे खाने में मसरूफ रहते हैं। अब आ जाए कि भुट्टो खानदान के बच्चे तो बाहर से पढ़ के आते हैं, आपको पता है, जरदारी खानदान के बच्चे भी बाहर से पढ़ के आते हैं, आपको पता है, सिंध के तमाम आला खानदानों के बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, आपको पता है, वज़ीर तालीम के बच्चे भी आला स्कूलों में पढ़ते हैं, ये आपको पता है। लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है सिंध में? मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूँ, उसको ज़रा आप देखें और फिर उसके बाद अगर आप कुछ अल्फाज भेजना चाहें तो वो आप सिंध हुकूमत पे भेज सकते हैं। इसको आप ये देखें कि टोटल जो स्कूल हैं सिंध में वो 49,103 है, 50,000 से कम है। 49,103 स्कूल हैं सिंध में और इनमें से 90% स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस का उस्ताद नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट चैलेंज करती है तो मैं आ जाता हूँ इंटीरियर सिंध में, सिर्फ 4 सवाल पूछूंगा और पता चल जाएगा कि साइंस का उस्ताद है या नहीं, जिस मर्जी स्कूल में वो बोले। तो 90% स्कूल ऐसे हैं 49,103 में से, यानी 45,000 के लगभग स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस का उस्ताद ही नहीं है। अच्छा, 18,660 स्कूल ऐसे हैं, 18,660 स्कूल, तादाद देखें आप, जिनमें सिर्फ एक उस्ताद है। अब आगे आ जाए, 12,136 स्कूल ऐसे हैं जिनमें उस्ताद है ही नहीं। 11,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें तालिब इल्म ही नहीं है। स्कूल है, तनख्वाह जा रही है, घोस्ट मुलाजमिन है, मौजें लगी हुई हैं। 70% स्कूल ऐसे हैं सिंध में जिनमें कोई लेबॉर्ट्री नहीं है और यहाँ बेशुमार स्कूल हैं जिनमें कोई कंप्यूटर लैब नहीं, उनमें कोई साइंस लैब नहीं, उसमें कोई लाइब्रेरी नहीं है, प्ले ग्राउंड जो है वो सिर्फ एक ख्वाब है। ये स्कूल ऐसे ही रहने हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जैसे एग्जाम्स हुए सिंध में, हर पर्चा आउट, हर पर्चा आउट, नकल करवाई जा रही है। वडेरों के बच्चों के साथ बाकायदा उस्ताद खड़े, उनको बता रहे हैं ये लिखो, ये लिखो, ये ऐसे करो, पर्चे कोई और दे रहा है। ये सिंध में इम्तिहान हो रहा है, मजाक हो रहा है। और कल को ये लोग अफसर भर्ती होकर आ जाएंगे और सिंध के अंदर करप्शन करेंगे। यानी आज जो करप्ट लॉट मौजूद है जो सिंध को लूट रही है, अगली तैयार की जा रही है कि अगले 40 साल भी ऐसी बर्बादी रहे, यहां कोई मेरिट के ऊपर ना आए, कोई पढ़ लिख के ना आ पाए। तो ये इस किस्म का जुल्म है जो सिंध के साथ हो रहा है। जब तक आप मेयारी तालीम नहीं देंगे, वहां मेरिट नहीं होगा एग्जाम के अंदर, तब तक बेहतर लोग पास होकर नहीं आएंगे और बेहतर लोग सिंध को चलाने के लिए मैसर नहीं होंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि यही नकल करने वाले लोग
यही 2 नंबर वडेरों के बच्चे ये सारे अफसर बन जाएंगे और सिंध की किस्मत का फैसला फिर इनके पास होगा। ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। हाँ, भुट्टोस के बच्चे, जरदारीस के बच्चे, बहुत बड़े बड़े सरदारों के बच्चे, बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। इन स्कूलों में सिर्फ वो दौरा करने के लिए आया करेंगे जब उनको वोट चाहिए होंगे या उनके वोटर यहाँ पे आएंगे वोट डालने के लिए। बस यही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।